नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। देश और दुनिया की खबरें लेकर हाजिर है हम, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। सोने चांदी में भारी गिरावट, एमसीएक्स पर 1,43,000 के नीचे फिसला सोना। विदेशी बाजार में $300 तक टूटा। चांदी में गिरकर 2,18,000 के नीचे। आज की रात ईरान पर फिर होगा बड़ा हमला। यूएस वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ का बयान, कहा प्लान के हिसाब से हो रहा है हमारा काम। तेल और गैस फील्ड तक पहुंची युद्ध की आग। ईरान के टारगेट पर खाड़ी देशों के ऑयल एंड गैस फील्ड। सऊदी अरब, कतर, कुवैत में किया अटैक। क्रूड में आया उछाल। तेल गैस फील्ड पर युद्ध की आग से बाजार में हाहाकार। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद। इंट्राडे में 23,000 के नीचे फिसला निफ्टी। करीब 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ। ऑटो रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे। मेटल, आईटी, बैंकिंग शेयरों में भारी दबाव। किचन तक पहुंची वेस्ट एशिया में जंग की आंच। 12 से 15 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े खाने के तेलों के दाम। हालात नहीं सुधरे तो और बढ़ेगी खाने के तेलों की महंगाई। चेयरमैन पद से अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफा के बाद फिसला एचडीएफसी बैंक। केकी मिस्त्री बनी नए अंतरिम चेयरमैन। एनालिस्ट कॉल में मैनेजमेंट की सफाई। कामकाज पूरी तरह से पारदर्शी। आरबीआई भी बोले कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर फिक्र नहीं। युद्ध में प्रभावित एक्सपोर्टर्स को सरकार ने दी राहत। 497 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवरेज देने का ऐलान। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत शिपमेंट और कार्गो को 100% तक मिलेगा इंश्योरेंस कवरेज। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। जालूकाबरी से सीएम हिमंता, दिसपुर से प्रद्युत बोरदोलोई को टिकट। केरलम के लिए भी 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर सोना 1,43,000 के नीचे फिसल गया है। वहीं चांदी भी 2,18,000 के नीचे है। एमसीएक्स पर आज गोल्ड में 6% का लोअर सर्किट लग गया है। बाजार सोने में अभी और गिरावट की आशंका जता रहा है। गोल्ड सिल्वर में आखिर क्या है गिरावट के कारण, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ी है मेरी सहयोगी दीपाली राणा। दीपाली, सोने चांदी में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्या वजह है आखिर इस गिरावट की? दरअसल घरेलू बाजार में तो अभी हमने लोअर सर्किट लगते हुए देखा ही, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो गिरावट है वो काफी हावी है। कॉमेक्स पर गोल्ड लगभग 7% नीचे है, 4500 के नजदीक आ चुका है। और चांदी की बात करें तो वहां भी 13% की गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल जो वेस्ट एशिया वॉर है, इसको लेकर कोई भी डीएस्केलेशन का साइन नजर नहीं आ रहा है। वॉर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ईरान का रवैया काफी सख्त है, और इन सब के बीच में हो ये रहा है कि 4-5 चिंताएं हैं जो कि सोने चांदी को सता रही हैं। पहली चीज, कच्चे तेल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। $130-140 तक पहुंचने की बात हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूल इन्फ्लेशन उसका बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो है वो तेजी से बदल रहा है। यूएस में इंटरेस्ट रेट्स, इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट हायर साइड पर रह सकते हैं, ये आशंका है। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स जो अब तक प्रॉफिट नहीं जिन्होंने लिया था वो भी अब प्रॉफिट टेकिंग सोने चांदी में कर रहे हैं। फेड का रवैया ऑलरेडी हमने देखा, ब्याज दर में कोई बदलाव फेड ने नहीं किया। 3.5 से 3.7% पर रखा है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स फेड की तरफ से हैं, क्लियरली उन्होंने चिंता जाहिर की है, एक आशंका जताई है कि इन्फ्लेशन यहां से फर्दर बढ़ सकती है, और इसीलिए जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस वो भी 2.5% से बढ़ाकर 2.7% की है। इनफैक्ट जब हम सोने चांदी में खरीदारी देख रहे थे तो दो फैक्टर्स बहुत सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। एक तो ये कि ब्याज दरों का सिनेरियो कम होने की तरफ है, दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स हल्का हो रहा था। अब ये दोनों ही जो ट्रिगर्स है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए हैं। हमने अभी बात की फेड इंटरेस्ट रेट सिनेरियो की, जो कि कंप्लीटली चेंज हो चुका है। दूसरी तरफ इन सब बातों की वजह से जो डॉलर इंडेक्स है वो मजबूती दिखा रहा है। $100 के ऊपर हम लगातार लेवल्स ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, और जब डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तब आमतौर पे जो बाइंग होती है सोने चांदी की इंटरनेशनल मार्केट्स में वो महंगी हो जाती है, जिसलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोने चांदी से थोड़ा पैसा निकालकर शिफ्ट करते हैं बॉन्ड्स की तरफ। तो वही ट्रेंड्स हम इस समय देख रहे हैं मार्केट्स में। तो यही सब फैक्टर्स हैं, सारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं वेस्ट एशिया वॉर के ही। फिर चाहे वो कच्चे तेल का बढ़ना हो, फ्यूल इन्फ्लेशन का खतरा हो, डॉलर इंडेक्स की मजबूती हो, या फिर जो प्रॉफिट टेकिंग है वो ही क्यों ना हो। और यही वजह है कि एक तेज गिरावट आज के बाजार में हम सोने चांदी में देख रहे हैं। बिल्कुल दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
अब आपको बता दें, ईरान पर आज की रात भारी पड़ने वाली है। अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हैग्सेथ ने कहा है कि अमेरिका आज ईरान पर फिर सबसे बड़ा हमला करेगी। हैग्सेथ के मुताबिक ईरान में अमेरिका के लक्ष्य सही दिशा में है। To date, we've struck over 7,000 targets across Iran and its military infrastructure. That is not incremental. That is overwhelming force applied with precision. And again, today will be the largest strike package yet, just like yesterday was. As I've said from day one, our capabilities continue to build, Iran's continue to degrade. We're hunting and striking death and destruction from above. Iran's air defenses flattened. Iran's defense industrial base, the factories, the production lines that feed their missile and drone programs, being overwhelmingly destroyed. We've hit hundreds of their defense industrial bases directly. Their ability to manufacture new ballistic missiles has probably taken the hardest hit of all. Ballistic missile attacks against our forces down 90% since the start of the conflict. Same with one-way attack UAVs. Think kamikaze drones, down 90%. अमेरिका युद्ध से अब ईरान और खाड़ी देशों की तेल और गैस फील्ड आग की लपटों में घिर गई है। इससे दुनिया पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। आज इसी पर होगी आवाज अड्डा में चर्चा। जरूर देखिए शाम 7:57 पर तेल पर तीसरा विश्व युद्ध। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। तेल और गैस फील्ड पर हमलों ने आज बाजार में हाहाकार मचा दिया। सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इंट्राडे में निफ्टी 23,000 के नीचे फिसल गया। कच्चे तेल में आई तेजी ने बाजार के सेंटिमेंट पूरी तरह बिगाड़ दिए हैं। बाजार में आज क्या हुआ है, पूरी डिटेल बता रहे मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए, कच्चे तेल में आई तेजी के चलते भारतीय मार्केट्स में देखें तो बड़ी गिरावट नजर आई है। साथ में आप देखें तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स यहां पर भी मूड खराब हो गया HDFC की खबर के बाद। लेकिन दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन खराब होती जा रही है, इसके चलते एक बड़ा इंपैक्ट यहां पर है। अब आप निफ्टी को देखें तो दिन के दौरान 23,000 के अहम आंकड़े के पास क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली। 3% से ज्यादा का कटरा। बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट है। मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सेंसेक्स, चारों तरफ आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी गिरावट। इनफैक्ट ये गिरावट इतनी बड़ी थी कि एक ही दिन की गिरावट में 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। अब आप देखिए कि इंटरेस्टिंग बात है कि निफ्टी की गेनर की लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम है, क्या बताएं उसे। बाकी आप स्टॉक्स देखिए, बजाज फाइनेंस है, HDFC बैंक भारी भरकम 5.5% टूटता हुआ नजर आया। इटर्नल है, श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर भी आपको बड़ी गिरावट नजर आई। और वहीं बात करें सेक्टर्स के एक्शन की तो आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स की मैंने बात की कि बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिला। इंडिया विक्स क्योंकि अनसर्टिनिटी बढ़ी है तो 22% का उछाल यहाँ पर रहा। इसके अलावा आप कैपिटल मार्केट्स को देखिए, डिफेंस, PSU स्टॉक्स हैं, IT स्टॉक्स है, रियल्टी में 4% की गिरावट। यानी आज का सत्र ऐसा था जहां पर अक्रॉस द बोर्ड आपको सेलिंग नजर आई। अब आपको बता दें, सरकार ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि क्रूड सप्लाई सामान्य है। हालांकि LPG को लेकर चिंता बनी हुई है। ज्यादा डिटेल इससे पर लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, आज क्या बताया है सरकार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दरअसल आम लोगों की दो चिंताओं पर खास तौर से फोकस था। उन दोनों चिंताओं को दूर करते हुए सरकार यहां पर दिखी। पहला कि LPG का संकट कितना गहरा है और इसको सामान्य होने में कितना समय लगेगा या हालात और बिगड़ने वाले हैं। दूसरी चिंता ये कि पेट्रोल डीजल के दाम क्या बढ़ने वाले हैं क्या, क्योंकि जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं स्वाभाविक सा अंदाजा ये लगाया जाता है। तो सरकार ने दोनों का जवाब दिया। एक बात जो सरकार ने कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये कि युद्ध हो रहा है, युद्ध खाड़ी के देशों में हो रहा है, तो उसके प्रभाव से हम बचे नहीं रह सकते हैं। हम बचे क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम अपने कच्चे तेल का, हम अपने एनर्जी का 90% से ज्यादा उन्हीं क्षेत्रों से इंपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से हमें दिक्कत है, लेकिन हम इसको सुलझा रहे हैं। मिसाल के तौर पर रसोई गैस से इसकी शुरुआत करूं तो रसोई गैस को लेकर सरकार ने फिर से माना है कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन घरेलू रसोई गैस, घरेलू LPG सिलेंडर की सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में जितना ऑर्डर आते हैं कमोबेश उतना पूरा कर लिया जाता। अभी तक करीब 56 लाख LPG सिलेंडर के घरेलू ऑर्डर आए थे, उसमें से 54,91,000 सप्लाई भी किए जा चुके हैं। इसीलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। एक बात और यहाँ पे कहा गया कि
कोशिश सरकार ये कर रही है कि एलपीजी सिलेंडर पे जो लोग हैं जिनके पास एलपीजी का कनेक्शन है उनको पीएनजी की तरफ कन्वर्ट किया जाए, शिफ्ट किया जाए। तो पिछले 3 दिनों में 5,600 से ज़्यादा एलपीजी कस्टमर जो है पीएनजी की तरफ शिफ्ट किए हैं। कमर्शियल एलपीजी के लिए भी 17 राज्यों ने ऑर्डर जारी किया है। कालाबाजारी पर सरकार का खास फोकस है कि कालाबाजारी रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएँ। सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। एलपीजी को लेकर एक और चीज़ सरकार ने कहा कि 90% एलपीजी जो हम मिडिल ईस्ट से इम्पोर्ट करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डाइवर्सिफाई कर दिए हैं। कुछ एलपीजी हम यूएस से भी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। 70% से ज़्यादा क्रूड जो है नॉन स्टेट ऑफ हॉर्मुज इलाकों से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएस से भी कुछ एलपीजी यहाँ पे आ रहा है। सरकार ने एलएनजी का आंकड़ा दिया कि 47% एलएनजी हम कतर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ दिक्कत हो रही है, वहाँ की फैसिलिटी पर हमला हो रहा है, तो हमारे सप्लाई पर दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम एलएनजी ऑस्ट्रेलिया, यूएस से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से सरकार कुछ ना कुछ डाइवर्सिफाई कर रही है अपने स्रोतों को, दूसरी जगहों से एलपीजी, एलएनजी, कच्चा तेल ला रही है। लेकिन युद्ध लंबा चला तो किस मोड़ पे जाएगा, हालात कहां पहुंचेगा, इसका अंदाजा सरकार अभी बताना नहीं चाहती है। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देश में चल रही एलपीजी गैस की भारी किल्लत के बीच सोहना में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। यह एलपीजी गैस एटीएम खुला है जहां आपको 24 घंटे गैस मिलेगी। देश में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत के बीच ये गैस एटीएम लोगों को बड़ी राहत दे सकता है। सोहना में खुले भारत गैस के इस एटीएम का मकसद आसानी से गैस उपलब्ध कराना है। इस एटीएम पर 24 घंटे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। यहाँ 14 किलो की बजाय 10 किलो का गैस सिलेंडर ही मिलेगा। जिन लोगों के पास 14 किलो का गैस सिलेंडर है उनको एटीएम में बदलकर नया गैस कनेक्शन दिया जाएगा और सिलेंडर की सिक्योरिटी राशि भी वापस कर दी जाएगी। इस गैस एटीएम को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। जब से भारत गैस का ये एटीएम यहाँ पे लगा है, बहुत राहत लोगों को मिलेगी। अभी अच्छा है, बहुत अच्छा है। गैस की शॉर्टेज चल रही है और जिस तरीके से काम किया है तो बहुत अच्छा है। इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। जैसे एटीएम में पैसे निकालते हैं, ऐसे ही हमारे सेंट्रल पार्क में एक गैस का एटीएम लगा है। यहाँ पे अपना खाली सिलेंडर लाइए और स्कैन करा के यहाँ पे एक बार में 10 सिलेंडर यहाँ पे भर जाते हैं। इससे हमारे टाइम की बचत होगी, हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। आप आइए यहाँ पे सिलेंडर रखिए और 1 मिनट में सिलेंडर आपका भर जाएगा। तो बेनिफिट होगा इससे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिलहाल इस एटीएम से भारत गैस के स्थानीय उपभोक्ता ही अपना सिलेंडर रिफिल कर सकते हैं। भारत पेट्रोलियम का ये गैस एटीएम लोगों के लिए आपदा में वरदान जैसा है। हालांकि गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच क्या इस एटीएम में 24 घंटे गैस मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएनबीसी आवाज। वेस्ट एशिया में हो रही जंग की आंच आपके किचन तक पहुंच गई है। खाने के तेलों के दाम 12 से 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं और अभी खाद्य तेल और महंगे होंगे क्योंकि अब फर्टिलाइजर की कमी से मलेशिया में पाम ऑयल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। वेस्ट एशिया की जंग ने आपके किचन का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े और अब खाद्य तेलों के दाम कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। वॉर की शुरुआत से लेकर अब तक दामों में 12 से 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा खाने के तेल का इंपोर्टर है और मांग का 55 से 60% तक खाने के तेल का इंपोर्ट होता है। वॉर का जो नोबडी कैन प्रेडिक्ट टुडे कि वॉर एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, 15 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, मगर वॉर लंबा चलेगा तो थोड़ा प्राइस में फर्क पड़ेगा ही। तो नॉट ओनली एडिबल ऑयल, सारे कमोडिटी में फर्क पड़ेगा। आज मेरा ऑयल मिल है, ऑयल मिल का एक्सपोर्ट जो मिडिल ईस्ट में जो कम से कम इंडिया 40 से 50 लाख टन एक्सपोर्ट करता है, 20% गोस टू मिडिल ईस्ट। तो अभी मिडिल ईस्ट के वजह से एक्सपोर्ट नहीं मेरा हो रहा है ऑयल मिल का। 15% एक्सपोर्ट में यूरोप में है ऑयल मिल का, वो भी तकलीफ में है। तो दोनों तरफ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्योंकि वॉर से जो एक कोलेटरल डैमेज है अपने लिए। फर्टिलाइजर की कमी के चलते मलेशिया में पाम ऑयल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। कमी को देखते हुए मलेशिया ने निर्यात ड्यूटी भी बढ़ा दी है, यानी खाद्य तेल अभी और महंगे होंगे। असीम मनचंदा, दिल्ली।
तो इस युद्ध के चलते प्रभावित एक्सपोर्टर्स के लिए सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने प्रभावित एक्सपोर्टर्स को 497 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवरेज देने का ऐलान किया है। ज्यादा डिटेल के लिए चलते संवाददाता आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, एक्सपोर्टर्स को क्या राहत दी है आखिर सरकार ने, बताइए। वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते जो मिडिल ईस्ट के एक्सपोर्टर्स हैं उनको राहत देने के लिए सरकार ने आज एक 497 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। और ये राहत पैकेज ईसीजीसी यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत होगा। इसमें सभी तरह के एक्सपोर्टरों को इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी वो है जिनका कंसाइनमेंट ऑलरेडी निकल चुका है और ये ईसीजीसी के तहत पहले से ही इंश्योर्ड हैं। सरकार ने कहा है कि इनको 100% तक पूरा इंश्योरेंस मिलेगा। ये इंश्योरेंस कवरेज जो है 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक के लिए होगा। दूसरी कैटेगरी वो होगी जो कि अभी कंसाइनमेंट भेजा जाना है। ये 3 महीने का टेन्योर होगा और ये टेन्योर होगा 16 मार्च से लेकर 17 जून तक। इसमें 90% तक का कवरेज तमाम एक्सपोर्टर्स को दिया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी वो होगी जो एमएसएमई एक्सपोर्टर हैं, जो ईसीजीसी से कवर्ड नहीं है, बिना इंश्योरेंस वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी ये कवरेज दिया जाएगा। 50 लाख रुपए तक प्रति एक्सपोर्टर को ये कवरेज मिलेगा। और ये सब पुरानी दरों पर होगा। ईसीजीसी की जो पुरानी दरें हैं उन्हीं के आधार पर ये सब राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा है कि अभी ये फौरी राहत है, खासतौर से जो बढ़े हुए फ्रेट की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं और जो पेरिशेबल गुड्स खासतौर से फंसा हुआ है उनको राहत देने के लिए आने वाले दिनों में सरकार और भी राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार ने खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त फर्टिलाइजर का भरोसा जताया है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताइए, सरकार ने फर्टिलाइजर की सप्लाई को लेकर आखिर क्या कहा है? जिस सरकार ने यह एश्योर किया है कि देश में आने वाले खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है। जो स्टॉक है वो पर्याप्त है। और यूरिया के अगर प्रोडक्शन की बात करें, करीब 23% ये प्रोडक्शन बढ़ा है। करीब 54,500 मीट्रिक टन से बढ़कर ये 67,000 मीट्रिक टन पर डे ये पहुंच चुका है। और इसके लिए सरकार ने टाइम से जो गैस की आपूर्ति है वो तेज़ कर दी थी, जिसका असर दिखा है। गैस की आपूर्ति 62% से बढ़ा के 76% कर दी गई थी। साथ ही जो बाकी फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कि अगर हम डीएपी की बात करें तो इसका स्टॉक दोगुना होकर 24 एलएमटी हो चुका है। साथ ही अगर यूरिया स्टॉक की बात करें तो इस वक्त ये 61 एलएमटी है, जो पिछले साल से ज़्यादा है। साथ ही एनपीके एसएसपी का जो स्टॉक है वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि मार्च के अंत तक ज़्यादातर जो वेयर हाउस है वहाँ पर ये स्टॉक पहुँच जाएगा और सीजन से पहले किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। इसके लिए जो ग्लोबल टेंडर सरकार ने इशू किया था उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और साथ ही सरकार ने एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपनाया था, जिसका फायदा ये मिल रहा है कि अलग अलग जगहों से सप्लाई है तो सप्लाई किसी तरह से बाधित नहीं होने वाली है और फर्टिलाइजर की किसी तरह की कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। वह आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली सरकार जल्द अपनी नई ईवी पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। इस बार फोकस रहेगा स्क्रैपिंग आधारित इंसेंटिव पर, यानी पुराने वाहन हटाइए और नई ईवी की खरीद पर इंसेंटिव पाइए। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं संवाददाता रोहन सिंह के पास। रोहन, क्या होगा दिल्ली की इस नई ईवी पॉलिसी में? जी, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली की ईवी पॉलिसी बहुत जल्द आने जा रही है। और इसमें जो होने जा रहा है, इसमें स्क्रैपेज लिंक्ड होगा। यानी अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, BS4 या उससे कोई पुरानी गाड़ी है, आप उसको स्क्रैप कीजिए, उसके बदले में आप सर्टिफिकेट लीजिए और इस सर्टिफिकेट के बदले में आपको इंसेंटिव दिया जाएगा ईवी की खरीद पर। 2 व्हीलर के लिए 10,000 तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर 3 व्हीलर लेते हैं तो 25,000 तक का। और इलेक्ट्रिक कार के लिए 1 लाख रुपए तक के इंसेंटिव का प्रस्ताव इसमें रखा गया है, बशर्ते आप सर्टिफिकेट लेने के 6 महीने के अंदर आप इसकी खरीद करते हैं तो। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है कि ये पहले जो 1 लाख गाड़ियां हैं उस पर ही ये एप्लीकेबल होगा। अगले सप्ताह दिल्ली सरकार का जो बजट सेशन शुरू हो रहा है वहाँ पे इसको पेश किए जाने की उम्मीद है। और साथ ही सरकार इन इंसेंटिव्स के अलावा जो रोड टैक्स में छूट होती है उसको भी 100% छूट देने का प्रावधान बना रही है। तो ये थी दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी, पुरानी गाड़ी हटाओ, ईवी इंसेंटिव पाओ। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। इस बार गर्मियों में बिजली की पीक डिमांड लगभग 271 गीगावाट रह सकती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में कहा कि सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और गर्मियों में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि अगले कुछ सालों में डेटा सेंटर और ईवीज की वजह से भी बिजली की खपत बढ़ने का अनुमान है कि मई में जून में यदि ये पावर 270 गीगावाट तक भी हमको सप्लाई करनी पड़ती है तो हमारी व्यवस्थाएं 270 तक आपूर्ति करने के लिए हैं, तैयार हैं। हम किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। आने वाले समय में ये बढ़ने वाली है। जैसा बताया कि एआई का टाइम आ गया है, जैसा बताया अभी डाटा सेंटर्स बनेंगे, ईवी यानी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसकी भरमार आगे बढ़ने वाली है। तो इन सब चीज़ों पर जैसे आगे बढ़ेंगे, आने वाले 5 से 6 साल में हमें कम से कम इन्हीं कामों के लिए 30 गीगावाट की आवश्यकता और पड़ेगी। चलिए बुलेटिन में अब बात चुनावी दंगल की। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के करीबी माने जाने वाले कई नेताओं पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर जालुकाबरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। भवानीपुर सीट पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी है। सुवेंदु ने कहा है कि उन्होंने पिछली बार ममता को हराया था और इस बार भी हराएंगे। ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। यह कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये पूरा जो 15 साल बंगाल का बर्बाद करने के लिए लीडरशिप जो दिया, चीफ मिनिस्टर दिया, इसलिए टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत जरूरी है। वहीं केरलम में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अब बढ़ गई है। इसी बीच बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जहां कोलम से डॉक्टर एन प्रताप कुमार और कोंगड़ से रेणु सुरेश को टिकट मिला है। साथ ही इस लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले फैसले भी लिए गए हैं। बीजेपी ने इस बार कई नए चेहरे को मैदान में उतारा है। पार्टी ने उन इलाकों पर ज्यादा फोकस किया है जहां पिछली बार वोट शेयर में बढ़त देखने को मिली थी। अब आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या दौरे पर है। राष्ट्रपति जब अयोध्या पहुंची तब एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने मंदिर के दूसरे तल पर 150 किलोग्राम सोने वाले श्री राम यंत्र की स्थापना और पूजा अर्चना की। साथ ही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज अयोध्या में होना मेरे जीवन का कृतार्थ करने वाला पल है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का ध्वजारोहण हमारे इतिहास की स्वर्णिम तिथियां हैं। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।